हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में साइंस के 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 200 क्वेश्चन के साथ आपको इनसे जुड़े बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए हमारे शरीर की आनुवंशिक सूचना है। यह हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कि हमारे शरीर में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस अर्थात जहाँ पर कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे शरीर में जो मेजॉरिटी है एनर्जी है वह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के दहन से 36 एटीपी एनर्जी बनती है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। इसका राइट आंसर होगा, पहले आंसर देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब से अधिक। क्योंकि हमारे शरीर में जब रक्त दाब का मेजरमेंट किया जाता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्षिक रूप से किया जाता है। अर्थात हमारे शरीर का जो एक सामान्य रक्त दाब होता है वह 120 और 80 mmHg मापा जाता है। अर्थात हमारे शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है या 80 mmHg अधिक है। तो इस तरह इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अर्थात हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसके साथ ही बता दें कि रक्त दाब का मतलब होता है कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया प्रेशर, जो हार्ट के पंप करने से रक्त हमारी धमनियों में दौड़ता है और हमारी धमनियों की दीवारों में जो दाब डालता है, प्रेशर डालता है, उसे ही हम रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे कि सामान्य वयस्क में 120 mmHg और 80 mmHg कहा जाता है। 120 अर्थात कि जब हार्ट पंप होता है तब रक्तदाब अधिक होता है तो 120 mmHg होता है, और जब हार्ट फैलता है अर्थात उसमें आकर रक्त भराता है तब हमारे धमनियों में जो दाब होता है रक्त का वो होता है 80 mmHg। इस तरह 120 और 80 mmHg सिस्टोल और डायस्टोल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण ग्लूकोज के दहन से होता है जो हमारी कोशिका के अंदर होता है। तो जब एक ग्लूकोज हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है कोशिका द्रव्य में, जहां पर केवल हमें 2 एटीपी एनर्जी मिलती है और पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। और यह पायरुविक अम्ल जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो वहां पर अधिकतम एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि 36 एटीपी होती है। तो एक ग्लूकोज के दहन से सबसे अधिक जो एटीपी अणुओं का उत्पादन हो रहा है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इस उत्पादन को नाम दिया जाता है क्रेब्स चक्र, क्योंकि इसकी जो खोज की थी हैंस क्रेब्स ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा क्रेब्स चक्र, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं WBC, जो कि हमारे शरीर को बाहरी इन्वेडर से बचाते हैं। आप WBCs को हमारे शरीर के सैनिक या आर्मी समझ सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे लड़ने का कार्य करते हैं। इसे आप इम्यून सिस्टम के तौर पर जानते हैं। इम्यून सिस्टम जब पढ़ते हैं तो WBCs को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे WBCs को हम 2 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के WBCs होते हैं, और इन WBCs की 5 लोगों की फैमिली में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर
कोशिका संक्रमण से रक्षा भी करते हैं और आने वाले संक्रमण से बचाने के लिए उसकी मेमोरी भी तैयार करके रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है WBC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो राइट आंसर पहले देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। राइट आंसर है इसका दिन में और रात्रि में, दिन में और रात्रि में। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का मतलब कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही प्रकाश है। प्राकृतिक प्रकाश अर्थात कि सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश, और कृत्रिम प्रकाश अर्थात कि हमारी विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो लाइट बल्ब के द्वारा जो प्रकाश पाया जाता है या प्रोड्यूस होता है वह वाला प्रकाश। तो इस प्रकार पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। तो इस तरह दिन में सूर्य का प्रकाश हो सकता है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश या लाइट या बल्ब का प्रकाश हो सकता है। इनकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा दिन में और रात्रि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है वॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका राइट आंसर है दूरी। प्रकाश, जब भी लंबी दूरियों की बात की जाती है तो यहाँ पर हम प्रकाश वर्ष में इसका मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी के दूरी, तो इसे हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है 746 वॉट होते हैं। एक हार्स पावर में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। हाँ, ध्वनि की प्रबलता है डेसिबल या बेल में नापी जाती है। बेल का 10वां हिस्सा डेसिबल कहलाता है। अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर कहते हैं, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे हम बोलते हैं नौ संचालन में दूरी की इकाई, जब भी समुद्रों में जहाज वगैरह चलते हैं तो उनकी जो दूरी है वो समुद्री मील में मापी जाती है। ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, तो भाई हम जानते हैं कि सेल्सियस तापमान की इकाई है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन पैमानों पर हम तापमान का मापन करते हैं, और ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को क्लिक राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल के एक बैरल में निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो 159 लीटर, 159 लीटर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूसेक में जल का बहाव, बहते जल का मापन क्यूसेक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर, जैसे कि हमारा थर्मामीटर है जो हमारे शरीर के तापमान का मापन करता है, ऐसे ही जब हम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की किसी भी वस्तु का ताप
मापना चाहते हैं तो उसके लिए हम पायरोमीटर जैसे उपकरण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। तो जब हम देखते हैं कि वायुमंडल में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, तो इसके लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है, तो इसको हम देख लेते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा अक्सर हाथों में कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाथों की बाजुओं में कुछ लपेटते हैं और वो पंप करते हैं, तो उसके द्वारा बताते हैं कि आपका रक्तदाब कितना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे शरीर सामान्य वयस्क का अर्थात स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तदाब 120 और 80 mmHg होता है, तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है लक्सीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है लक्सीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने पर हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता। भूकंप रिएक्टर पैमाना एक एल्गोरिथमिक पैमाना है जिसमें कि भूकंप की तीव्रता अर्थात कि जहाँ पर भी सिस्मिक एक्टिविटी हुई है तो उसमें कितनी एनर्जी है जिसे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसका हर एक पैमाना, हर एक अंक अगले नंबर से 10 गुना ज़्यादा शक्ति को दर्शाता है। अर्थात भूकंप की तीव्रता अगर रिएक्टर पैमाने पर 3 है और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4 है, तो 3 में जितनी शक्ति थी उसकी 10 गुना शक्ति रिएक्टर पैमाने के 4 पर स्थित होगी। तो इस तरह रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता, सिस्मिक एक्टिविटी का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो हमें पता है विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश राशि है, वेक्टर स्केल है, अर्थात कि ऐसी राशि है जिनमें दिशा और द्रव्यमान दोनों को ही दर्शाना पड़ता है, तब उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है, जबकि आयतन को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आयतन एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो संवेग बटे वेग। तो अगर हम देखें तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, तो द्रव्यमान गुणित वेग बटे वेग, तो वेग से वेग को आप क्रॉस कर दें तो बचेगा हमें क्या, द्रव्यमान। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया आपका द्रव्यमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाएं बहती हुई होती हैं अर्थात उसमें गति होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। हवाओं के बहाव के कारण हम देखते हैं कि पवन चक्कियां हैं, जो हवाओं के चलने से चक्कियां घूमती है, वहां पर हम यांत्रिक ऊर्जा को इस तरह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो हवाओं की ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सड़क हमारे चलने की जो प्रक्रिया है वो तभी संभव हो पाती है जब हमारी सतह और पैरों के बीच में किसी भी प्रकार का घर्षण हो। ठीक है, तो घर्षण हमें चलने में सहायता करता है, घर्षण हमारी जो शरीर है उसको चलने में सहायता करता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो वहां पर क्या फिसल जाएंगे, तो इस तरह चलना आसान नहीं होगा, जैसे कि बर्फ में होता है, जितनी भी स्मूथ सरफेस होती है वहां पर चलने में दिक्कत होती है, हम फिसल जाते हैं। तो
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, इसका राइट आंसर है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी है। तो ये है आपका सर आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण हम न्यूटन साहब ने बताया था कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण वह एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जितनी बड़ी द्रव्यमान वाली संहति होगी, जितनी बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु होगी, उसका आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान काफी ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर मौजूद जीव जंतु और अन्य वनस्पतियां, अन्य चीजें उससे चिपकी हुई हैं। हम पृथ्वी के धरातल पर रह पा रहे हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। इसी प्रकार अगर हम देखें तो चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में एक छोटी द्रव्यमान बॉडी है या मास संहति है, इसी कारण वहां का गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसके कारण वहां पर हवाएं या फिर वहां पर जो चीजें हैं उनका वेट कम हो जाता है और वह उड़ जाती हैं। जैसे कि हवाओं का पलायन वेग क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण कि हवाएं वहां से पलायन कर जाती हैं, वहां वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन को काफी आसान बनाता है और पृथ्वी पर जीवन जो संभव हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए तो वह क्या करेगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाए तो वह क्या करेगा? तो इसका सही आंसर है कि वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया सेब अंतरिक्ष यान के साथ ही पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिरने पर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले राइट आंसर देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो लकड़ी की पहले इसका देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद अगर समान भार की गेंद अगर समान ऊंचाई से गिरा दी जाए तो साथ में आकर गिरना चाहिए, सामान्यतः होना चाहिए। भार के हिसाब से हम देखते हैं कि भार जितनी भारी चीज होगी वह उतनी जल्दी जमीन पर आकर गिर जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, लोहे और लकड़ी का जो होगा भार तो समान होगा, लेकिन इन पर लगने वाला उत्प्लावन बल, अर्थात जब हम लोहे लकड़ी को हवा में छोड़ेंगे तो हवा, बहती हुई हवा नीचे से ऊपर की ओर इनके नीचे से ऊपर की ओर इन पर उत्प्लावन बल लगाएगी, जो कि लकड़ी पर ज्यादा होगा। तो लकड़ी थोड़ी हल्की हो जाएगी और लोहे पर उत्प्लावन बल का मान कम होगा, जिसके कारण लोहा पहले आकर गिर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि लकड़ी पर उत्प्लावन बल लगने के कारण वो तैरता हुआ नीचे आकर गिरेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त होता है तो हमारा जो द्रव्यमान है वो तो जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन हमारा जो भार है वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें मुझे सही आंसर क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण है जो
हमें पृथ्वी से बांधे हुए है। हमारे शरीर में द्रव्यमान की हमारे शरीर का जो द्रव्यमान है वो फिक्स्ड है। उस द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण लगाता है, तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल मिलकर हमारा भार बनाता है। तो W बराबर mg, जो इसका फॉर्मूला है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी, अर्थात कि द्रव्यमान और गुरुत्व का गुणनफल ही हमारा भार है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि भार परिवर्तनशील है। भार गुरुत्व के बदलने के साथ साथ बदल जाता है। तो जैसे ही गुरुत्व शून्य होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भार भी शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान जैसे का वैसा ही बना रहेगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि चंद्रमा पर जाने पर द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा या भार में क्या परिवर्तन होगा। तो हमारा जो द्रव्यमान है, आप कहीं भी जाइए वह निश्चित होगा, लेकिन भार जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण के बदलने के साथ साथ बदलता चला जाएगा। जैसे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना का 1/6 है, तो वहां पर भार भी पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल गया है, 26 का राइट आंसर है ए। पृथ्वी का पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी, 27 का जो राइट आंसर है वह है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप जब भी आसमान की तरफ कोई पत्थर या बॉल फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाती है, लेकिन जब वहीं हम रॉकेट या फिर स्पेस शटल वगैरह आसमान में पहुंचाते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, तो वो बहुत ही स्पीडीली जाती हैं और वापस फिर नहीं आती हैं, पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में जाकर चक्कर लगाने लगती हैं। तो ऐसा कैसे संभव होता है? देखिए, अगर हम पृथ्वी के हमें किसी भी वस्तु को पृथ्वी के अंतरिक्ष में पहुंचाना है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाने के लिए एक निश्चित गति से उसको या निश्चित वेग से फेंकना पड़ता है। तो ऐसा वेग जिससे फेंके जाने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाती है, या बोलें कि पृथ्वी पर वापस आकर नहीं गिरती है, ऐसे वेग को हम पलायन वेग कहते हैं, जो कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण? यह क्वेश्चन भी आपका गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। अभी ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने के कारण वहां का पलायन वेग कम होता है, जिसके कारण वहां पर चलने वाली हवाएं ही इतनी गति से बहने लगती हैं कि वह चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं और वहां पर वायुमंडल इसी कारण से नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी। देखते हैं पढ़ के क्या है। ऑप्शन डी है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, यहाँ का जो पलायन वेग है उसका मान भी कम होता है, जिसके कारण आसानी से वायु जो है पलायन वेग को प्राप्त कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद जो होती है उनकी गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आप देखेंगे हमेशा जल का ऊपरी सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जितना गाढ़ा तरल होता है उसका पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा होता है। तो वर्षा की बूंद जब गिरती है तो उसकी बूंद के चारों ओर के अणु अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, जिसके कारण वह गोल आकृति प्राप्त कर लेती है। इसे ही हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि बर्फ से अगर कोई झील जमी भी हुई है तो उसके अंदर मछलियां क्या होती हैं, जीवित होती हैं, जिसका कारण यह होता है कि उस झील की तली में पानी होता है, तो उसकी तली का पानी नहीं जमता है। तो इसको आप जल के जमने के स्पेशल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि जल का जो
घनत्व होता है, जल का जो घनत्व होता है वह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक घनत्व नहीं हो सकता है। जैसे ही पूरी झील का पानी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान को प्राप्त कर लेता है, उसके ऊपर का पानी जैसे ही 4 से 3 डिग्री सेल्सियस पर आता है ठंडा होने के लिए, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है। अब वो पानी तली में नहीं बैठता, बल्कि ऊपर का तापमान कंटिन्यू कम होते जाता है, 3, 2, 1, 0 डिग्री सेल्सियस, और वो बर्फ जम जाती है। और बर्फ जो होती है विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है, तो नीचे की गर्मी भी ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाने के कारण नीचे का जो तली का जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहता है, और वहां पर जो मछलियां हैं वह जीवित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो अभी ही मैंने आपसे डिस्कस किया कि पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी पर डूब जाती है? तो इसको देखते हैं कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, चलिए, हाँ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। हम जानते हैं कि लोहा एक तरल धातु है, सॉरी, पारा एक तरल धातु है, और लोहा एक धातु है लेकिन वह सॉलिड स्टेट में होता है। लोहे का जो पारे का जो घनत्व होता है वह लोहे से अधिक होता है, तो इसके कारण लोहा जो होता है पारे पर तैरता है, लेकिन लोहे का घनत्व पानी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोहा पानी में डूब जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। जैसे ही ये तो प्रैक्टिकली किया हुआ होता है कि पानी, अगर आपने कभी पानी निकाला हो कुएं से या फिर बड़े टैंक से बकेट के थ्रू पानी निकाला हो, तो आप देखेंगे कि जैसे ही बकेट पानी के अंदर है वह हल्की है, लेकिन पानी से ऊपर जैसे ही निकाली गई बकेट हमें थोड़ी हैवी फील होने लगती है। इसका कारण होता है पानी के द्वारा बकेट पर लगाया गया उत्प्लावन बल। कोई भी वस्तु जब पानी में डूबती है तो वह जितना पानी हटाती है उसके भार के बराबर नीचे से एक बल लग रहा होता है, जिसे कि हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल के कारण पानी वस्तु हल्की महसूस होती है। जैसे हम भी पानी में अगर तैरते हैं तो हमारा शरीर जितना पानी हटाएगा उतना पानी के भार के बराबर हमारे शरीर का भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कम होने के कारण नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल होता है। तो यहाँ पर पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी हो जाएगी, क्योंकि वो उत्प्लावन बल जो लग रहा था, जो वजन को कम कर रहा था, वो अब नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण। यही इसका राइट आंसर है। जब भी हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। तो वायु दाब के कम होने के कारण, जैसे हवाई जहाज पे जब यात्रा की जाती है तो वायु दाब निरंतर कम होते जाता है, जिसके कारण पेन की इंक जो अंदर है वायु दाब कम होने के कारण वो बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर वायु दाब में कमी के कारण। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये सजेस्ट किया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो हवाई यात्रा ना करें, क्योंकि हवाई यात्रा के दौरान उनके नाक से ब्लड आने की संभावना हो सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन
डी पास्कल का नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोलिक ब्रेक किसी अन्य जगह पर आप भार लगाएं और वह कार्य कहीं और जाकर करें, पास्कल का नियम इस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बैरोमीटर पटल में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है। देखिए बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब का मापन करते हैं। तो जैसे ही बैरोमीटर में अगर अचानक से उसका पाठ्यांक गिर जाता है तो इसका मतलब है कि वायु दाब अचानक से कम हो गया है। और अचानक से वायु दाब कम होना इस बात का संकेत होता है कि वहां पर अब तूफान आने वाला है, क्योंकि जब तूफान वगैरह आता है तो उसका जो चक्षु क्षेत्र होता है यानी केंद्रीय भाग होता है, वहां पर क्या होता है, वायु दाब बहुत कम होता है, जिसके कारण आसपास की हवाएं तीव्रता से केंद्र की ओर चलने लगती हैं और एक चक्र या फिर एक तूफान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस दशा को इंगित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है आपका 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना लगभग समय लगता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी 8 मिनट। याद रखें कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्न में से क्या एक अपरिवर्तित रहता है। तो देखते हैं, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है, हम देखते हैं, और चाल बदल जाती है और उसकी ऊर्जा भी चाल बदल जाती है। और इस चाल बदलने का जो कारण होता है वह होता है उसकी चाल बदलने का जो कारण होगा वह होगी उसकी आवृत्ति में परिवर्तन। क्या होगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन। देखिए इसकी तीव्रता, वेग और तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। तीव्रता, वेग और तरंग दैर्घ्य फिक्स रहते हैं। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश की गति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अधिक घने माध्यम में प्रकाश की गति कम, और अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम, और विरल माध्यम में प्रकाश की गति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। पहले तो हम देख लें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे लेकिन वह सघन में ही पूरी तरह वापस आ जाए तो हम उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि प्रकाश की किरण को हमेशा सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो सकती है। तो आप देख लें इनमें से कौन सी एक ऑप्शन है जो कि यह दर्शा रहा है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो हम देखें अगर, तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, हीरे से कांच में। तो यही इसका राइट आंसर है। हीरा कांच की तुलना में अधिक डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है, तो हीरे से कांच में प्रवेश करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। चलिए बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे तो सारे ऐसे हैं कि जहां पर कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जिसमें कि इंसान को भ्रम हो जाता है पानी के होने का। अक्सर राजस्थानी या फिर
बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में, या फिर हम वैसे भी देख लें तो जब बहुत गर्मी धूप तेज़ होती है, 12-1 बजे का समय है, मई जून का महीना है, तो हमें रास्तों पर भी पानी भरे होने का आभास होता है। ऐसे ही जो भ्रम है रेतीले राजस्थानी क्षेत्रों में होता है कि कहीं पर तालाब भरा है और पानी भरा हुआ है, उसमें पेड़ पौधे या आसपास की जो वस्तुएं उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि देखिए संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, बिल्कुल गलत बात है। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ऑब्वियसली ये राइट आंसर है कि पृथ्वी क्या है, वक्राकार होने के कारण पृथ्वी की सतह जो दूरदर्शन के संकेत हैं वह अंतरिक्ष में चले जाएंगे, जिसके कारण कि वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलेंगे। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी भी तारे का रंग दर्शाता है, इसका राइट आंसर है तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है, तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो देखें अगर हम तो जो प्रकाश का रंग है वो निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य से। हम अक्सर पढ़ते हैं कि लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देता है, जिसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए, आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश का जो नीला दिखाई देना है वह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? पृष्ठ दृष्टि दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सभी जानते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो हमें पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष जो होता है, जो वर्षा की बूंदें हैं, हवाओं में जो वर्षा की बूंदें हैं, उसमें परावर्तन और पूर्ण आंतरिक अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो और सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो 12 बजे का समय होता है तो सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, इसके कारण सूर्य इस समय हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि हमें 12 बजे किसी भी दिशा में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य इस समय हमारे सिर के ऊपर होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष अर्थात कि हमें दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। तो ये कभी ना कभी किसी ने महसूस किया होगा कि भाप से हाथ, अगर भाप हाथ में लगती है तो उससे ज़्यादा दर्द महसूस होता है उतने ही तापमान पर उबलते हुए जल से। इसका कारण होता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा छिपी हुई होती है, लेटेंट हीट जो होती है भाप में छुपी हुई होती है। इसके कारण उसमें आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि
समान तापमान का जल और समान तापमान की भाप अगर लें तो उसमें गुप्त ऊष्मा जो होती है भाप में ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा कैलोरी ऊष्मा होती है, जिसके कारण अधिक दर्द का एहसास होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली यही इसका सही आंसर है, 37 डिग्री सेल्सियस ना। तो सेल्सियस में अगर लें तो हम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में लें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप क्या है? यह एक न्यूनतम तापमान की सीमा है। अर्थात देखिए, हमने अधिकतम तापमान तो हम कितना भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, पर न्यूनतम तापमान प्राप्त करने की एक सीमा है। तो अर्थात परम शून्य ताप न्यूनतम तापमान को हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान ही परम शून्य ताप कहलाता है। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को हम इसके रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? उसका आयतन कैसा हो जाएगा? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ता है या घटता है? बताइए। अगर हम देखते हैं तो बर्फ जब पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? आयतन बर्फ का घट जाता है। आयतन क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जंप करते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो थर्मोस्टेट मतलब कि थर्म मतलब टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, स्टेट मतलब किसी भी चीज़ को स्टेबल करना। तो इसका आंसर जो होगा किसी भी निकाय के तापमान को स्वनियंत्रित करना ना। तापमान का मापन नहीं करता बल्कि उसको स्टेबल करता है, तापमान को एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स कर देता है थर्मोस्टेट। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो चौड़ाई होगी उस पर क्या असर होगा? तो इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाएगी। छड़ को जब हम तापमान देंगे, मतलब रखे जाएंगे, तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो जिससे कि उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाती हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक अर्थात कि एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? तो जो वातानुकूलक होता है वह हमारे जो कमरे का जो तापमान है तो उसको तो नियंत्रित करता है, इसके साथ साथ यह इसकी आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, आर्द्रता और तापमान को। ठीक है, दाब को नियंत्रित नहीं करता है, एयर प्रेशर को कंट्रोल करने का काम नहीं है। मतलब आर्द्रता का एक फिक्स 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो होता है वो आप निर्धारित कर सकते हैं कि जितना भी आपको टेम्परेचर रखना है, जिसे कि हम रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। और आर्द्रता 60-65 डिग्री सेल्सियस जो मानव के शरीर स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है, यह उस आर्द्रता को बनाए रखता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो कपड़े सूखने के लिए क्या होना चाहिए? आप सामान्यतः देखिए, कपड़े हमारे द्वारा जो धुले गए कपड़े किस मौसम में जल्दी सूखते हैं? गर्मी में, क्योंकि गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। तापमान ज़्यादा और आर्द्रता कम, तो ये इनमें से कौन से ऑप्शन में राइट आपको दिखाई दे रहा है? आप खुद ही इसको देख सकते हैं कि जब देखिए ऑप्शन 100% आर्द्रता होने पर तो कपड़े नहीं सूखेंगे, जैसे कि बारिश हो रही है उस मौसम में कपड़े नहीं सूखेंगे। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन को तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ऑप्शन सी 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, डी से कंपेयर करें तो 20 डिग्री सेल्सियस 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कंडीशन है कि जब आर्द्रता कम है लेकिन तापमान क्या है? ज़्यादा है। मतलब तापमान हवाओं में आर्द्रता को ग्रहण करके रखने की क्षमता और ज़्यादा है, तो
यहाँ पर कपड़े आसानी से सूखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर होता है कि ये 59 हो गया है। 58 पसीने का मुख्य उपयोग है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो क्या करता है, तो यहाँ पर हम देखें कि हम पसीना जो निकलता है हमारे शरीर की हीट को शरीर से बाहर करने का काम करता है। तो हम देखते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑब्वियसली पंखा क्या करता है, हमारे पसीने को वाष्पीकृत करते जाता है, जिससे कि हमारी शरीर की हीट जो होती है वह निकलते चली जाती है और हमें आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, देखिए इसका जो कारण होगा, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर मतलब प्रेशर में पकाना या कुकिंग करना, अर्थात कि कुकर में प्रेशर को बढ़ाया जाता है ताकि वहाँ पर जो जल है, वो जल का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए। अर्थात सामान्यतः जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दाब बढ़ाने पर उसका जो क्वथनांक होता है वो 120 130 हो जाएगा। अब हम पानी को 120 130 टेम्परेचर तक पहुंचा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा तापमान में खाना जल्दी पकेगा। हाँ, तो यहाँ पर जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब होने के कारण उसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट के होता है बढ़ जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो हमें पता है कि ध्वनि प्रत्यास्थता के ध्वनि का वेग जो होता है प्रत्यास्थता के समानुपाती और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रत्यास्थता के कारण ही धातु में, प्रत्यास्थता के कारण, इलास्टिसिटी के कारण धातु में ध्वनि का वेग अधिक होगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, तो एक दूसरे, हमें पता है ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, और हमें ये भी पता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, तो वहाँ पर ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलता है, इसीलिए वहाँ पर दो व्यक्ति बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना, हमें बात कर ना होने के कारण हम वहाँ पर बात नहीं कर पाते हैं। 63 पर देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो हमारा जो स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर है ध्वनि का जो स्तर वो है 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 64 का आंसर होगा आपको रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे दृष्टि, क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन सब में एक्सरेज और दृष्टिगोचर अर्थात दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगों में अगर हम देखें तो सबसे अधिक जो होता है तरंग दैर्ध्य की लंबाई रेडियो तरंगों की होती है। नेक्स्ट, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो होता है, चलिए देखते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑब्वियसली जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें जो भी उसका वॉल्यूम म्यूजिक है वो भी सुनाई देता है और जो पिक्चर है वो भी दिखाई एक साथ देती हैं। बल्कि हम जानते हैं कि प्रकाश तेज गति से चलता है, ध्वनि की वेग कम होता है, लेकिन वहाँ पर उसको इस तरह से सिस्टमैटिक किया जाता है कि हमें ध्वनि और दृश्य एक साथ दिखाई दें। चलिए सिंक्रोनाइजर का प्रयोग करते हैं ताकि ये दोनों को सिंक्रोनाइज किया जा सके। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है, जो डायनेमो या जनित्र जिन्हें कहते हैं वो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यांत्रिक जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो डायनेमो तो नहीं, हमने अभी देखा यांत्रिक को ये विद्युत में बदलता है, ट्रांसफार्मर में नहीं करता है, ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम कर रहा है। विद्युत मोटर, ऑब्वियसली विद्युत मोटर है, हम कोई भी काम को करने के लिए विद्युत मोटर का सहारा लेते हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। टंगस्टन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका जो क्वथनांक होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा तापमान होने पर भी यह तंतु पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो सीधे राइट आंसर पर आते हैं, ऑप्शन सी अर्थ। जो हमारे जो प्लग होते हैं ना उसके 3 पॉइंट होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट मोटा सा लंबा सा वो अर्थ है। इसका प्रयोग उपकरण में किया जाता है ताकि हम जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो विद्युत धारा अधिक होने पर उसकी अतिरिक्त मात्रा को पृथ्वी में पहुंचा सके ताकि हमारा जो परिपथ है वह सुरक्षित रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम करता है रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने का काम करता है। चलिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब कि दो छोटे छोटे हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, नाभिकीय संलयन। जैसे कि हाइड्रोजन के हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और हीलियम के नाभिक का निर्माण कर लेते हैं और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। परमाणु बम का सिद्धांत कार्य करता है, तो परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, अर्थात नाभिकीय विखंडन। बी इज द राइट आंसर। जब परमाणु नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक विखंडित होते हैं और हल्के नाभिकों का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का अपार मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, रेडिएट होती रहती हैं। भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। तो राजस्थान परमाणु उदयपुर ऊर्जा संयंत्र, तो ये जो परमाणु केंद्र है ये गलत है। कोटा राजस्थान में स्थित है, उदयपुर में नहीं। नरोरा यूपी में है, मद्रास कलपक्कम और कैगा कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए राइट आंसर। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, जब हम परमाणु के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसका एक नाभिक होता है और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और नाभिक में बैठे हुए होते हैं आपके प्रोटॉन और उन्हीं के साथ बैठे हुए होते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा भरे जाते हैं। तो अफबाउ बोलते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर में और धीरे धीरे क्रम से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को हम डालते जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79,
रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जो हमारी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस बताती हैं वो 4 क्वांटम संख्याएं हैं, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उनकी ऊर्जा, उनका पता, सारी चीज़ों की जानकारी देती हैं। तो ये 4 क्वांटम संख्याओं में चुंबकीय क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है, कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाती है। तो ये ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80, समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु ना। तो हमें पता है कि हम तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करते हैं, एक फिक्स स्थान पर उनको रखते हैं। तो जब कोई भी तत्व के ऐसे परमाणु हमें मिल जाए कि जिनकी परमाणु क्रमांक एक बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो हम इनको समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में हम इनको एक ही स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं समस्थानिक का मतलब क्या है, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक के लिए यहाँ पर बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, परमाणु भार भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है आपका समान है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है, बैकुरल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन में का एक उदाहरण है। तो देखते हैं, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, और पानी में चीनी का घुलना यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम पानी को पुनः उबालकर चीनी प्राप्त कर सकते हैं ना। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन्हें कि पुनः अपनी प्राथमिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पानी में चीनी का घुलना। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है। तो हमने इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि नीचे से ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं तो वायु का दाब कम होते जाता है, वायु दाब कम होते जाता है। तो ऐसे में वायु दाब कम होने के कारण पानी का क्वथनांक भी कम होते जाता है। सामान्यतः जो हमारी मैदानी क्षेत्र है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो पानी 100 की जगह 90, 80 ऐसे कम तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब का कम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। इसको याद रखेंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेकंड है क्या होता है, सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में क्रमशः सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है, ऑप्शन बी थोरियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, मूल तत्व अगर देख लें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर कि जो बी है हीरा है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है, तो ये मूल तत्व है, बल्कि रेत, संगमरमर और शक्कर ये सब क्या है, मूल तत्व नहीं है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे हल्की धातु लिथियम ना। हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद क्या आती है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे लिथियम दिख रहा है, भारी धातु में क्या है, पारा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो सी इज द राइट आंसर। सोने को घोला जा सकता है, सोने को हम घोल सकते हैं हाँ एक्वा रेजिया, जो कि बनता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड से।
सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड को एक फिक्स रेशियो में घोलते हैं तो उसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं, और जिसमें कि सोने को घोला जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो हमने देखा था धातु होनी चाहिए और द्रव अवस्था में होनी चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है पारा। सामान्य ताप पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। पारा का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, हाँ होता है, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति और उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें हमें जो तापमापी के लिए इसका जो गुण है वो हमारे लिए ज़्यादा जो यूजफुल है वो है संचालन शक्ति। अर्थात संचालन शक्ति मतलब अच्छा कंडक्टर होता है, हमारे शरीर के छोटे छोटे से भी ताप को क्या करता है? मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट करने में सहायता करता है, कि थोड़ा थोड़े से वेरिएशन को भी दर्शाता है। दूसरा, क्योंकि यह कांच की सतह पर चिपकता नहीं है तो इसका पाठ्यांक स्पष्टतः दिखाई देता है, तो इस तरह ये बहुत यूजफुल हो जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? क्वेश्चन नंबर 93। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर है लोहा। लोहा क्या होता है? अमलगम नहीं बनाता। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये है आपकी इनमें से जंग रहित लोहा। तो स्टेनलेस स्टील के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है। कार्बन से लोहे की जो मजबूती है वो बढ़ती है और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बनाता है। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगना मतलब कि आयरन में ऑक्सीजन का मिलना, तो आयरन तो जो था उतना था ही, उसमें और ऑक्सीजन का द्रव्यमान मिल गया तो उसका क्या हो गया? भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जितना ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, उतना उसका भार बढ़ जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड मिलता है, सिरके में एसिटिक एसिड मिलता है, तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का ही फैमिली मेंबर है फ्रक्टोज, तो ये इसका मुख्य घटक है। एस्पिरिन है, एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो होती है एंटीबायोटिक तो नहीं बल्कि पायरेटिक होती है, ज्वरनाशी जिसे बोलते हैं, ज्वरनाशी, बुखार को कम करने में सहायता करने वाली होती है एस्पिरिन, जिसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण होता है इमल्सन यानी पायस का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी जननांकिकी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का पालन हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन कहते हैं हम एपीकल्चर को, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी को पालना। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन, अध्ययन यानी कि सब्जी के पौधों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी है जो पथरी होता है, स्टोन होता है, किडनी स्टोन हो जाता है, उसको किरणों के द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल है।
ये हम माना जाता है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। सबसे पहले इन्हीं ने प्रकाश संश्लेषण करना प्रारंभ किया और अभी भी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा ही किया जाता है। 106 डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित किस बात पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन मतलब कि हमारी अस्तित्व के लिए और विभिन्नता के लिए संघर्ष करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो वाक्यांश डार्विन ने ही विख्यात किया था। तो ये सारे के सारे आपके राइट हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य को कहा जाता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल क्या है? स्तनपायी है, मैमल्स है, स्तनपायी है। व्हेल क्या है? स्तनपायी जीव है। चलिए, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस यानी कि उभयचर कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर, यह सारे क्या है? कीट है, जबकि मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान होती है? सर्पों की विष ग्रंथियां जो होती हैं हमारी लार ग्रंथि, जैसे कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, तो उसी के समान सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं। निम्न में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप अगर हम देखें तो ऐसे पादप जो कि दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ की नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो सारा पोषण तो आपके अन्य चीज़ों से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए वो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं और उनके शरीर से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा ही एक घट पर्णी या ईचर प्लांट करके पौधा है, जिसे कि हम कीटाहारी प्लांट कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। लौंग है। लौंग क्या है? लौंग जो है बंद कलियां होती हैं। लौंग क्या है? बंद कलियां होती हैं। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जो होता है वह अपनी कोशित अवस्था में जिसे कि प्यूपा स्टेट कहते हैं, उसमें वाणिज्यिक तंतु निर्माण करता है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। शुष्क जलवायु में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मरुद्भिद द राइट आंसर। कपास का प्रमुख घटक है। कपास का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है सेल्यूलोज। कपास क्या है? सेल्यूलोज से बना होता है। चलिए, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल के। बी इज द राइट आंसर। लाइकेन कवक और शैवाल के सभी सहजीवी जीवन का एक उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह था ऑप्शन सी गार्डन पी, मटर के पौधे का प्रयोग किया था, जिसके 7 लक्षणों को आधार बनाकर उन्होंने अपने प्रयोगों को किया था। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो जीवों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, वो एक जीव से दूसरे जीव में क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा ले जाए जाते हैं। गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में जीन्स होता है। तो हमारे आनुवांशिक लक्षणों के वाहक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24D है। 24D है हमारे 121 क्वेश्चन नंबर 120 रह गया। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है एजोला। एजोला हमारे पेड़ पौधों में के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। 24D है। क्वेश्चन 121 का आंसर है 24D क्या होता है? एक खरपतवारनाशी है, खरपतवारनाशी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते?
छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, इनमें लिंग का निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो हमारे कानों में पाई जाती है। कर्ण की अस्थि। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने लीटर पेशाब करता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक पेशाब करता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि जो हमारे नाखून हैं वह मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है और इनमें रक्त का संचरण भी नहीं होता है, जिसके कारण हमारे इनमें दर्द नहीं होता। इन्हें बाह्य कंकाल कहा जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारे जो अस्थियां या हड्डियां हैं या दांत हैं, इनके निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस डी। हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। हमारे शरीर का अधिकांश कैल्शियम हड्डियों में ही संचित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है हमारा कशेरुक रज्जु अर्थात कि स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होती हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया के दौरान हम वायुमंडलीय वायु को ग्रहण करते हैं और फिर हमारे शरीर में उसमें से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, उसका उपयोग होता है और वापस से हम फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनको पुनः एक्सहेल करके एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है ना, वो वायुमंडल में लगभग 78% है, तो उतनी ही हम ग्रहण करते हैं और वापस भी उतनी ही आ जाती है। हमारे शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम 0.03% ग्रहण करते हैं, लेकिन लगभग 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका यूज हो जाने के कारण 17% ही हम इसको वापस छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? तो हृदय जब हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होती हैं तो वहां पर सीने में दर्द होता है, पसीना, जी मचलाना ये भी होता है, हाथों में दर्द होता है और झंझनाहट महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम हैं हार्ट अटैक के, लेकिन ऑप्शन डी टांगों में दर्द ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीम आयरन का कण और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसके कारण हमारी आरबीसीज क्या होती है? रेड इन कलर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर वही हो सकता है जिसके शरीर में एंटीजन नहीं होते हैं। तो एंटीजन नहीं होते हैं, ऑप्शन ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होते बल्कि एंटीबॉडी होती है। तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन यह ग्रहण सभी से ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि इनके शरीर में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती है। चलिए, आरएच कारक का नाम संबंधित है, एक प्रकार का बंदर है। रीसस नामक बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की गई थी, इसी के कारण इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारे शरीर में पाचन की जो अधिकांश प्रक्रिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में कंप्लीट होती है। तो यह सी इज द राइट आंसर। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे ब्लड को छाना जाता है। तो ब्लड को छानने का काम हमारे शरीर में वृक यानी किडनी करती है। तो यहाँ पर यह है डायलिसिस किडनी से संबंधित है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमारे शरीर में या जैविक जो सिस्टम है उसमें होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स एक ऐसे कारक हैं जो कि केमिकल एक्टिविटीज को एक्सीलरेट करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन्स क्या है? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिनको कि हमारा शरीर
अधिकांशतः बाहर से ग्रहण करता है, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के एक ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। 138 किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। हमारे शरीर में आयरन तब ही एब्जॉर्ब हो पाता है जब विटामिन सी की समुचित मात्रा शरीर में हो। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल या आर्गो कैल्सीफेरॉल ये पाए जाते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल और विटामिन ए रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जम करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो हम देखें अगर तो यहाँ पर गाजर है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है और ये गाजर में ज़्यादा होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो जो अलसी होती है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन बी ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत होती है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक होता है। और क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 143, चलिए इसको देखते हैं हम। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो जो हमारे त्वचा है ना वो हमारे शरीर में किसका काम, किस चीज़ को रोकती है? जो हीट है, हीट के क्षय को रोकती है। हमारे शरीर में वसा की जो परत होती है वह हीट के क्षय को रोकती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पैंक्रियाज अगर हमारा खराब हो तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं होती हैं जिसमें कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन्स बनते हैं। अगर अग्नाशय खराब तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन भी नहीं बनेंगे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है उसको संचित कर करके ग्लाइकोजन में बदलकर हमारा शरीर यकृत में रखता है और आवश्यकता पड़ने पर इसी ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलकर उपयोग किया जाता है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है? तो हमारे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, उसके पश्चपाली से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कि दुग्ध के स्त्रवण और दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है और आयोडीन के द्वारा निर्मित होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो हमारे शरीर की एड्रिनल ग्लैंड जो कि वृक्क के ऊपर होती हैं, दोनों वृक्क पर एक एक एड्रिनल ग्रंथि होती है और वह जो हार्मोन स्त्रावित करती है उसे हम एड्रिनेलिन हार्मोन कहते हैं। और यह एड्रिनेलिन हार्मोन हर संकटकालीन परिस्थितियों में स्त्रावित होता है और पुनः विलुप्त हो जाता है, अर्थात हमें संकटकालीन परिस्थितियों में सहायता करता है क्विक डिसीजन लेने के लिए। तो इसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। 149 परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो परितृप्ति और प्यास के केंद्र हमारे शरीर के हाइपोथैलेमस, हमारे शरीर के अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, इसमें स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन डक्टलेस है? कौन सी ग्रंथि क्या है? वाहिनीहीन है, अर्थात ऐसी ग्रंथियां जिनमें कि डक्ट नहीं होती है, ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी ग्रंथि कहलाती है? वह ग्रंथि जो अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, वाहिनीहीन ग्रंथि कहती हैं।
151 जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं। तो चींटियों में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है वह होता है फॉर्मिक अम्ल, और जब वह काटती तो हमारे शरीर में उसी को अंतःक्षेपित करती है, जिसके कारण हमें हल्की सी झुंझुनाहट या जलन सी महसूस होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। हमारे शरीर में मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है वह होता है हमारे शरीर का प्लीहा। मलेरिया से प्लीहा। एंथोफीबिया निम्न का डर है। एंथोफीबिया मतलब पुष्पों के डर को एंथोफीबिया कहा जाता है। पुष्पों का डर एंथोफीबिया कहलाता है। सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है हिंदी में अगर देखें तो सी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस चित्रीकरण इमेजिंग। तो सी इज द राइट आंसर। इताई इताई रोग। जो इताई इताई रोग है वह कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के प्रदूषण से इताई इताई रोग होता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग। डीपीटी एक प्रकार की वैक्सीन है जो बच्चों को डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस से के बचाव के लिए दिया जाता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में ही ये तीनों बीमारी है। डिप्थीरिया, काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है, और टिटेनस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 157। ठीक है, 157 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें बबल बेबी में जो शिशु होता है ना उसकी लार के बुलबुले बनते हैं, इसीलिए हम इसे बबल बेबी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है ऑब्वियसली, इसका वहन कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं, और ये जो प्रकट होता है वह पुरुषों में होता है। स्त्रियां केवल इसकी क्या होती हैं? वाहक होती है। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है। देखते हैं स्त्रियां जो इसकी वहन स्त्रियां करती हैं, प्रकट भी स्त्रियों में होता है। नहीं, एक गलत है, स्त्रियां वहन करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है ऑब्वियसली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर हमारे मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है जो ओल्ड एज में होती है, जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? भूलने की बीमारी हो जाती है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावित अंग है। तो हमारे शरीर में का जो हमारा ब्रेन होता है वह रेडिएशन से सबसे कम प्रभावित होता है, और सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो होता है हमारी आंख। ऑप्शन ए सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है आंख, और सबसे कम सुप्रभाव है मस्तिष्क। चलिए, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जॉन साल्क ने। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की। ब्रेन की बीमारी, तो ब्रेन की जो बीमारी है उसकी खोज, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। ईईजी 163 का राइट आंसर है ईईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस प्रोन डिसीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इन सब में अगर देखें तो डायबिटीज तो इंसुलिन से जुड़ी हुई है, इंसुलिन के कम प्रोडक्शन से डायबिटीज, हैजा जीवाणु से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी है, और एलर्जी से होने वाली बीमारी है अस्थमा, जिससे कि हमारी जो ट्रैकिया है वह क्या हो जाती है? कौन से फूल जाती है, उससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता से जो रोग होता है वह है मैरास्मस। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस
रोग होता है, इसी से जुड़ा हुआ क्वाशियोरकर है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग होते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं होती है। स्लीपिंग सिकनेस होती है। स्लीपिंग सिकनेस का कारण होता है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव। ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलिजा परीक्षण किया जाता है। एलिजा का जो परीक्षण किया जाता है वह एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। एलिजा ALISA। तो जो एलिजा टेस्ट है वो एड्स को जानने के लिए किया जाता है। 169 निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है जीवाणु जनित रोगों के लिए। तो अगर हम देखें तो मीजल्स एक जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, वायरस प्रोन डिसीज है, इसीलिए इसका प्रयोग किया होगा। 170 मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? मदिरा का अतिशय सेवन हमारे यकृत को, जो लीवर का बीमारी है, यकृत का शोषण रोग जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं, तो वह रोग होता है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है हमारे शरीर में हमारी आनुवंशिक संरचनाओं को जानना, जीनों को पहचानना, उनके अनुक्रम को पहचानना और ये जानना कि कौन से जीन से कौन सी क्रिया संपादित हो रही है, अर्थात उनका मानचित्रण। तो डी इज द राइट आंसर। BCG का टीका निम्नलिखित में से किस में लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है BCG का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। तो बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते के साथ ही उनको BCG का टीका लगाया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन एक प्रकार के प्रोटीन ही आप समझिए जिनका प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। परकनली शिशु के मामले में, परकनली शिशु के मामले में निषेचन परकनली के अंदर होता है ऑब्वियसली, इसीलिए इसको परकनली शिशु कहते हैं, क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन की प्रक्रिया है, वो परकनली में होती है। ठीक है, तो 173। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है। बीटी कपास बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया के अंदर से ऐसा जीन निकाला गया जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पारजीनी पादप है? तो पारजीनी पादप मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा होगा? तो ऐसा प्लांट जिसमें कि उसके मूल जीनों के अलावा अन्य जीवों के द्वारा लाए गए जीनों को डाला गया है, तो वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए से संबंधित जीन को डाला गया है, तो ये पारजीनी पादप है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैव आवर्धन का मतलब होता है कि जीवों के शरीर में रासायनिक पदार्थों का बढ़ते पोषण स्तर के साथ बढ़ते चले जाना। तो बी इसका राइट आंसर है। बी उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। कीटनाशकों का जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते जाएगा तो उनके जीवों उस पोषण स्तर के जीवों में पीड़कनाशी यानी कि जो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। 179 शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो जो माता पिता की पहचान के लिए हम डीएनए का प्रयोग करते हैं, तो हम इस तकनीक को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि माता पिता के डीएनए की एक एक कॉपी ही बच्चों के शरीर में आती है, उनसे मिलती है, तो यह यूनिक होता है हर जीव में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सभी को पता है विश्व एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेरोइन प्राप्त होती है
हेरोइन प्राप्त होती है। तो जो हेरोइन है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हेरोइन, अफीम, ये सब पोस्ता नामक पादप से प्राप्त होते हैं। चलिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रतनजोत। बायोडीजल बनाने में रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसमें मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं, पेनिसिलिन के जो आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पहली एंटीबायोटिक है जो कि कवक के द्वारा बनाई गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सने, जिसे कि सन के नाम से भी जाना जाता है, उनको तने से प्राप्त होता है ये रेशा। नेक्स्ट, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा की? ऐसा जंतु जिसने अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा की वह कुत्ता है जिसका नाम की लूना था। नेक्स्ट, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है? नहीं, कुत्ता एक सर्वाहारी जानवर होता है क्योंकि वह मांस और शाकाहार दोनों का ही भक्षण करता है। तो उसे हम गलत बोलेंगे। शाकाहारी अर्थात केवल और केवल शाक आहार का भक्षण, मांसाहारी अर्थात केवल और केवल मांस आहार का भक्षण, और सर्वाहारी मतलब शाकाहार और मांसाहार दोनों का भक्षण। क्वेश्चन नंबर 188, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है। कोका कोला में पर्याप्त मात्रा में कैफीन होता है। कोका कोला में कैफीन होता है। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। यह इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से इसको प्राप्त किया जाता है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है। जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग एनेस्थीसिया यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? जो विटामिन के होता है हमारे शरीर के में रक्त बनने का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। विटामिन के, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए हमारे शरीर में लीवर में संचित होता है। विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, ये हमारे शरीर के लीवर में संचित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो हमें पता है जितनी दलहनी फसलें होती हैं वह प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जो जीव एजेटोबैक्टर या राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को फिक्स करके उनके प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज तत्व है वो है कैल्शियम। तो ऑप्शन डी, जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है कैल्शियम है, क्योंकि हड्डी में का अधिकांश हिस्सा कैल्शियम का ही बना हुआ होता है। 196, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो जो दूध होता है वह उस दूध को दही में बदलने का काम करते हैं लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की वृद्धि के लिए जो तत्व या जो कार्बनिक पदार्थ जिम्मेदार है वो है प्रोटीन। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो जो दुग्ध स्त्रावण वाला हार्मोन है वह स्त्रावित होगा, यह होता है ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह हमारे ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं
और आपको होपफुली हेल्पफुल होंगे आज आपके लिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।